हेलो एवरीवन। आपको पता है हमारे सीटेट में बहुत ही कम टाइम बच गया है। अब हम है ना अपना सीटेट सीडीबी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आज, जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो आपकी भाषा है उसका विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो हमारी हेल्प किस चीज़ में करती है। लैंग्वेज आपके किस काम आती है, भाषा आपके किस काम आती है। तो भाषा की वजह से आप बातचीत कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है, भाषा के थ्रू पहुंच रही है ना। अगर मैं कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँ, मैं यहाँ पर साइलेंटली कुछ अपने मन में बोलती रहूँ, तो आप तक वो बात पहुंच पाएगी क्या? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? स्टडीज़ पॉसिबल है क्या? ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर लैंग्वेज आप ना सीखे। उसके अलावा आप अपने थॉट्स, आपके जो विचार है उनको कैसे एक्सप्रेस करते हो, भाषा के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हो ना। आप कहानी लिखते हो, कविता लिखते हो, मूवीज़ लिखते हो, गाना लिखते हो, ठीक है, या फिर आप किसी को लेटर लिखते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। उसके अलावा जो भाषा होती है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हमारे दिमाग के विकास में हमारी मदद करती है। हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है, वो हमारी भाषा के लिए, स्पीच के आर्टिकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा है कुछ लोग है ना, जब वो बात करते हैं ना तो वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो सही वर्ड्स भी नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ये ब्रोका एरिया है ये सही से डेवलप नहीं हुआ होता है, या फिर उनके, क्योंकि आपको पता है ना हमारे ब्रेन्स में ना डिफरेंट सेंटर्स अवेलेबल है। जो कोई सेंटर इस चीज़ के लिए अवेलेबल है कि हम उसकी वजह से देख पाते हैं। कभी-कभी आपने देखा है किसी के सर में चोट लगती है लेकिन उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर उसकी बोलने की शक्ति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया हो जिसमें वो सेंटर लोकेटेड था। तो हमारा जो बातचीत करने के लिए, भाषा के लिए जो मसल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर, हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और उसको, उसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है, उसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं। उसके बाद आती है लैंग्वेज की क्या क्या स्किल्स होती है। तो इनको आप ना ऐसे याद रख सकते हो, 4 स्किल होती है लैंग्वेज की, LSRW, ठीक है। आप इनको ऐसे याद रखोगे तो आपको शॉर्टकट याद रहेगा। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ये वो 4 स्किल्स है। अगर आप बोल नहीं पाते हो तो आपकी लैंग्वेज सही से डेवलप हो पाएगी क्या? अगर आप लिख नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो, इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद है ना हमारी दो टाइप की स्किल्स होती है, एक होती है रिसेप्टिव स्किल्स और एक होती है प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टर्स, आपको पता है ना हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर स्किल्स का मतलब होता है जिसमें है ना सिर्फ आप के रिसेप्टर्स चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, आपके रिसेप्टर्स सिर्फ बातों को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो आपके कानों में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो किसी की बात को सुन रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है आपका ब्रेन। और जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रीडिंग कर रहे हो, ये दोनों टाइम क्या हो रहा है, आपकी जो रिसेप्टिव स्किल्स काम में आ रही है। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है, जब आप है ना अपना दिमाग लगा रहे हो चीज़ें करने में, ठीक है, आपको अपने स्किल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो जब आप बोलते हो तो उससे पहले आपको अपने दिमाग में ना एक आइडिया सोचना पड़ता है ना कि मैं क्या बात करूँगी। आप ऐसे ही रैंडमली उठ के अगर कुछ भी बोलना चाहोगे तो आपकी कोई बात सुनेगा क्या, ठीक है। तो स्पीकिंग जो होती है वो हमारी एक प्रोडक्टिव स्किल है, और राइटिंग जब आप लिख रहे होते हो, ठीक है, तो वो भी तो एक प्रोडक्टिव स्किल है ना। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिसनिंग एंड रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स है, और जो हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स है। उसके बाद है ना प्रोफेसर स्मिथ जो है उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। कभी कभी है ना वो आपसे 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो कितने वर्ड्स बोल पाता है। तो उसके वोकैबुलरी में सिर्फ 3 वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, 272 वर्ड्स के अराउंड वो बोल पाता है। और जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो 2072 वर्ड बोल पाता है। एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पे आपको 2000 लिखते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा आसपास का फिगर पता होना चाहिए। अगर उन्होंने एग्जैक्ट 272 नहीं दिया तो आपको 200 टिक कर देना है, ठीक है, जो सबसे क्लोज बैठेगा 272 के। उसके बाद है ना हम कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि इन टर्मिनोलॉजी के मीनिंग क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से है ना क्वेश्चन आता है और ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो ये है ना एक सिस्टम है सिंबल्स का जिसको है ना हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अपने व्यूज़ आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो जो सिंबल्स आप यूज़ करोगे उसको हम क्या बुलाते हैं, भाषा बुलाते हैं, लैंग्वेज बुलाते हैं। उसके बाद आता है फोनोलॉजी, ठीक है। तो फोनोलॉजी का मतलब होता है जब है ना आप साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टडी करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है फोनीम एंड मॉर्फीम क्या होता है। ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि है ना हिंदी इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है वहाँ भी पूछी जाती है कि फोनीम का मतलब क्या है, मॉर्फीन का मतलब क्या है, फोनोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो फोनीम का मतलब होता है एक आवाज़ की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम फोनीम बुलाते हैं। जैसे कि जब बच्चा है ना आ, का, चा, पा ये सब वर्ड्स बोल रहा है तो ये क्या है, ये भाषा तो है लेकिन ये उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे स्मॉल कोई यूनिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम बुलाते हैं फोनीम। मॉर्फीम क्या होता है,
ये भाषा की स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग होगा। अब देखो आ का इनका कोई मीनिंग नहीं है ना, लेकिन कैट का, रैट का इनका मीनिंग है ना, बिल्ली, चूहा, इनका कोई मीनिंग है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो उसे हम मॉर्फीम बुलाएंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एम फॉर मॉर्फीम एंड एम फॉर मीनिंग, यानी कि जिस वर्ड का मीनिंग भी होगा उसे हम मॉर्फीम बुलाएंगे, और जो सिर्फ एक साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बुलाएंगे, फोनीम बुलाएंगे। उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक्स। क्या होता है, तो है ना ऐसे रूल्स जो आपको ये बताते हैं कि आपको लैंग्वेज है ना सोशल सिचुएशन में कैसे यूज़ करनी है। अब देखिए इस बात को अच्छे से समझिए। जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो आप जाते हैं ना सुबह अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, गुड आफ्टरनून विश कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने टीचर से बात करने का जो आपका तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जब आप अपने एल्डर्स से बात करते हैं तो आपका तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जब आप ऑफिस में बात करते हैं आपका तरीका बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली से बात करते हैं, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आपका तरीका एकदम अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपके अंदर है ना प्रैग्मेटिक्स है। आपको पता है कि किसके सामने कैसे बात की जाती है, सोशल सिचुएशन में कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बात करनी है, स्कूल में कैसे बात करनी है, ऑफिशियल अगर आप किसी मीटअप पे है तो आपको वहाँ कैसे बात करनी है, और अगर आप एक कैजुअल मीटिंग में है तो आपको वहाँ कैसे बात करनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर प्रैग्मेटिक्स है। और अगर आपके अंदर प्रैग्मेटिक्स नहीं है, तो अगर आप कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर प्रैग्मेटिक्स नहीं है। आता है सिलेबल। क्या होता है, कभी कभी ना वो आपको एक वर्ड देंगे और बताएंगे इसमें कितने सिलेबल है। तो एक वर्ड में जितने वोवल्स होते हैं ना उनको हम सिलेबल बुलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है टीयर, तो इसके अंदर ई और ए जो है ये दोनों क्या है, वोवल्स है। तो इसके अंदर कितने सिलेबल हो गए, 2। आपको ना ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि सिलेबल है ना वो आपको कोई भी वर्ड लिख सकता है। सोचो उन्होंने एलिफेंट लिख दिया और पूछेंगे आपसे इसमें कितने सिलेबल है, तो आपको ना काउंट करके बताना होगा कि कितने सिलेबल इसके अंदर है, ठीक है। तो जितने भी उसमें वोवल्स होंगे वो उसके सिलेबल होते हैं। उसके बाद आता है सिंटैक्स। क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है जब आप है ना भाषा का ग्रामर सीख रहे हो, ठीक है। व्याकरण जब एक भाषा का आपको पता है तो इसका मतलब है सिंटैक्स। तो हम है ना अपने सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग। ग्रामर के रूल्स लगते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में। आप है ना ग्रामर और व्याकरण के रूल्स अगर नहीं जानते होंगे तो आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे सही से। अब देखो मैंने इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम इज गोइंग, यानी कि राम जा रहा है। तो ये सेंटेंस आपको देखने में ठीक लग रहा है ना, सिंटैक्स में लिखा है ना मैंने इसको। लेकिन अगर मैंने लिख दिया गोइंग राम इज, तो ये कोई सिंटैक्स है इस वर्ड का। तो सिंटैक्स का मतलब होता है जब आप है ना स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, व्याकरण के रूल्स फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को अरेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये जो सिंटैक्स है आपने सही यूज़ किया। अगर मैंने लिख दिया गोइंग राम इज, तो इसका मतलब है मेरे को सिंटैक्स की नॉलेज नहीं है, मेरे को ग्रामर नहीं पता है लैंग्वेज की, ठीक है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, तो सिमेंटिक्स का मतलब होता है जब हम वर्ड्स जो उनके कोई मीनिंग होता है उनकी पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं सिमेंटिक्स। देखो वर्ड्स तो बहुत सारे होता है ना, आ पा चा का, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हर एक वर्ड का कोई मीनिंग तो नहीं होता। लेकिन उन वर्ड्स की जब बात होती है ना जिनका पक्का कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सिमेंटिक्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। अब आप है ना कंफ्यूज मत हो जाना सिमेंटिक्स में और मॉर्फीम में। तो ये है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन जो सिमेंटिक होता है ना उसमें तो कोई बहुत बड़ा वर्ड भी आ सकता है। लेकिन मॉर्फीम के अंदर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात हो रही है, लैंग्वेज का सबसे छोटा वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो सिर्फ उसकी बात हो रही है मॉर्फीम में। सिमेंटिक्स में उन वर्ड्स की बात हो रही है जिनका कोई ना कोई मीनिंग होगा, चाहे वो बहुत छोटे हो और चाहे वो बहुत बड़ा वर्ड हो, उसका अगर कोई मीनिंग है तो वो सिमेंटिक्स के अंदर आता है। उसके बाद होता है लैंग्वेज की क्या क्या स्टेजेस होती है। तो आपको पता है जब आप पैदा होते हो तो आप है ना रोना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आप इसको भी है ना लैंग्वेज की स्टेज माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है। जब बच्चा 2 से 4 महीने का होता है ना तो वो क्वीन बोल करने लग जाता है, जिसको हम कूकना कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड बोलने लग जाता है ना, आप देखोगे थोड़ी से प्लेजेंट साउंड निकालने लग जाता है, रोने के अलावा है ना थोड़े थोड़े प्लेजेंट साउंड निकालने लग जाता है, जिसको हम कूइंग बोलते हैं हिंदी में, जैसे कूकना कहते हैं। उसके बाद है ना जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है तो वो बैबलिंग करने लग जाता है, माँ पा बा, यानी कि पूरा वर्ड नहीं बोल पाता, लेकिन ऐसे ऐसे जो हाफ हाफ वर्ड्स वो बोल रहा है इनको हम क्या बुलाते हैं, बैबलिंग बुलाते हैं, ठीक है। जब आप बच्चे से बात करते रहते हैं तो वो इन्हीं वर्ड्स में रिस्पॉन्ड करता है ना, बैबलिंग कर रहा होता है। कब, जब वो 4 से 6 महीने के बीच में है। जब बच्चा अराउंड 18 महीने का हो जाता है, यानी कि 1.5 साल का हो जाता है, तो वो एक 1 वर्ड पूरा बोलने लग जाता है। आजकल तो बच्चे 2 वर्ड भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम मानते हैं कि वो 1 वर्ड बोल पाता है। जब 2 साल का हो जाएगा तो सबसे बात करने लग जाता है, तो 2 वर्ड की उसकी वोकैबुलरी हो जाती है, पूरे पूरे वर्ड्स बोल पाता है। और जब प्री स्कूल में जाने लग जाता है, 3 से 6 साल का जब होता है ना, उसकी वोकैबुलरी इतनी फास्ट डेवलप होती है, सारे वर्ड्स बोलने लग जाता है, इतना बोलता है कि आपको लगता है चुप क्यों नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब उसकी वोकैबुलरी इतनी फास्ट हो गई है कि वो लिमिट नहीं है कोई। लेकिन बर्थ पे क्या होता है, क्राइंग। 2 से 4 महीने में क्या होता है, क्वीन। 4 से 6 महीने में होती है बैबलिंग। 18 महीने में 1 वर्ड और 2 साल में 2 वर्ड। उसके बाद आता है लैंग्वेज, भाषा सीखने के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है। तो अलग अलग लोगों ने क्या क्या व्यू दिए हैं।
तो जो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है जिसे एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था, वो ऐसा कहते हैं कि जो भाषा है वो भी आप इमिटेशन से सीखते हैं। और ये कहीं ना कहीं सही है ना। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप देखोगे वो वर्ड बोल रहा होता है जो उसके सामने किसी ने बोले होते हैं। अगर मम्मी ने आज सुबह कुछ कहा था तो शाम को वो बात ना उसे रिपीट करके दिखा रहा होता है, ठीक है, और ऐसे ही वो भाषा सीख जाता है। हमें सुन सुन के ही वो भाषा सीख जाता है। तो ये क्या हुआ, इमिटेशन हुआ ना, यानी कि अनुकरण से जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो आपको पता है ना, एल्बर्ट बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बोबो डॉल ली थी, बच्चों को उन्होंने एक बहुत वायलेंट मूवी दिखाई और उन्हें ना बोबो डॉल के साथ छोड़ दिया। बच्चों ने उस बोबो डॉल को बहुत मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना इमिटेशन किया, मूवी में जो देखा उस चीज़ को इमिटेट कर दिया। तो हम मानते हैं कि लैंग्वेज को भी है ना वो ऐसे करते हैं, कोई वर्ड उन्होंने सुन दिया और वो रिपीट कर दिया। इसलिए आप देखते हैं हम है ना, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत ध्यान रख रहे होते हैं कि हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हम कुछ गलत बोलेंगे बच्चा ये नहीं समझेगा कि ये वर्ड सही होता है गलत होता है, वो उसे रिपीट करने लग जाता है बिना उसका मीनिंग जाने, क्योंकि उसके लिए तो किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। उसे तो बस ये कि बड़े बोल रहे थे तो हम भी बोल देंगे, ठीक है। कभी कभी है ना बच्चा अब्यूज़ करना भी ऐसे सीख जाता है। हम कहते हैं ना ये बैड वर्ड आपने कहाँ से सीखा, तो वो बोलेगा वो इंसान बोल रहा था, ठीक है। तो इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंग्वेज सीखने में। उसके बाद आता है बी एफ स्किनर ने है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है ना। तो वो कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, भाषा सीखने में, ठीक है। तो इस चीज़ को ना आप ऐसे समझ सकते हो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो बा माँ चा ये सारे वर्ड्स बोल रहा है और आप उसकी तरफ है ना बार बार रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, आप उसका एक नाम लेके उसे बार बार, जब भी आप वो नाम लेते हो उसकी तरफ देखते हो तो धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ये मेरा नाम है। जैसे आप बोलोगे ना, जैसे कि सोचो आपने बच्चे को बोला शाम, बार बार आप उसे देखते हो और शाम बुलाते हो शाम बुलाते हो, तो आप देखो जिस दिन आप है ना कभी शाम बोल रहे होगे ना, एकदम से बच्चा आपकी तरफ देखेगा क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मेरा नाम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंडीशनिंग कर दिया ना हमने उसकी कि बार बार रीइंफोर्समेंट। उसके बाद रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं हमने ना उसे बोला कुकी और हमने उसे एक कुकी ला के दे दी, ठीक है। तो वो उसे अगर वो अच्छी लगी वो बाद में फिर से बोलेगा कुकी, फिर से उसे कुकी चाहिए होगी, फिर से उसे कुकी चाहिए होगी। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि जैसे ही मैं कुकी बोलूंगा ना तो मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट है किसी बिहेवियर को। लेकिन अगर उसने कोई गलत वर्ड बोला और आपने उसको चांटा चढ़ दिया, देखना वो धीरे धीरे उस वर्ड को बोलना छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है उसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, वो समझ जाता है कि ये वर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी आप लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है नेटिविज्म की। तो ये नॉम चॉम्स्की ने ये थ्योरी दी थी, लैंग्वेज में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो नेटिविज्म का मतलब क्या होता है, तो ये ना एक थियरी है भाषा के विकास के बारे में, जो ये कहती है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, हमारे अंदर है ना जन्मजात शक्ति होती है, इनेटली वायर्ड होता है हमारा ब्रेन जो है, वो इस तरीके से बना है कि हम है ना वर्ड्स को सुन के उन्हें सीख जाते हैं और हमारे अंदर है ना यूनिवर्सल ग्रामर जनरेट हो जाती है। ये बात सही भी है। जब मैं स्कूल नहीं जाती थी उससे पहले भी मैं इतने सारे सेंटेंसेस इतने सारे वर्ड्स एकदम परफेक्टली बोल पाती थी। किसी ने तो मुझे ग्रामर नहीं सिखाई, किसी ने मुझे लैंग्वेज नहीं सिखाई, लेकिन बोल बोल के ही जो मैंने सीख लिया, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है जो सब यूज़ करते हैं। तो नॉम चॉम्स्की के बारे में ना वो आपसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे वो लिख दें कि वो नेटिविस्ट थे, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉम चॉम्स्की जो थे वो एक नेटिविस्ट थे। वो मानते थे कि भाषा सीखने की बच्चों के अंदर जन्मजात एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है ना एक मार्क में आपसे है ना पूछा जाता है एलईडी क्या होता है। उन्हें लगता था कि हमारे ब्रेन में ना एक डिवाइस फिट है जिसको हम वो क्या बुलाते हैं, एलईडी बुलाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उनका मानना था कि हमारे ब्रेन के अंदर है ना एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसलिए जैसे ही हम कोई वर्ड सुनते हैं वो सारी की सारी ग्रामर उसमें फीड होती रहती है और धीरे धीरे हम इतने सारे वर्ड्स और बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारी इनेट एबिलिटी वो कह रहे हैं, हमारे ब्रेन की जो वायरिंग की बात वो कर रहे हैं, उनका मानना था कि उसमें हमारी मदद कौन करता है, एलईडी करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ब्रेन में है, वो हमारी किस में हेल्प करता है, यूनिवर्सल ग्रामर सीखने में। उसके बाद आता है लैव वाइगॉस की भाषा के बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने आपको है ना एक शॉर्ट में भी इसके बारे में बताया था कि 3 टाइप की स्पीच होती है। एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच और एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा है ना अराउंड 2 साल का होता है ना, तो लोगों से बात करने लग जाता है ना। आपने देखा ना अराउंड 2 साल का बच्चा है ना दूसरों से जोर जोर से बात करने लग जाता है। तो जब वो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों के सामने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने लग जाता है, उसको हम बुलाते हैं सोशल स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा अराउंड 3 साल का होता है ना, वो बात तो कर रहा है लेकिन ये बात है ना वो खुद से कर रहा होता है, यानी कि आपको सुनाई देगी लेकिन वो अपने रूम में ना अकेले बैठ के अपने टॉयज से बात कर रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। लाउड होती है, आपको सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो अपने मतलब अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन का एक तरीका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्पीच हमारी किस में हेल्प करती है, सेल्फ रेगुलेट करने में हेल्प करती है, अपने थॉट को डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है साइलेंट इनर स्पीच। तो जब बच्चा थोड़ा 7 साल का हो जाता है ना, वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, तो वह ना बात तो अभी भी करता है लेकिन अब है ना वो लाउडली नहीं बोलता उस चीज़ को। जो वो पहले आप उसके रूम में जाते थे उसकी बात सुन सकते थे ना वो क्या बोल रहा है खुद से,
ठीक है, लेकिन अब आप है ना सुन नहीं पाएंगे, वो अपने मन में बोल रहा होगा वो चीज़ें। हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है दूसरा सोचेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब हम परेशान होते हैं तो हम खुद से बात कर रहे होते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट इनर स्पीच कर रहे हैं। और जब हम अराउंड 7 साल के होते हैं तभी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। और प्राइवेट स्पीच जो है वो सेल्फ रेगुलेट करने का तरीका है, साइलेंट इनर स्पीच भी सेल्फ रेगुलेट करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद आता है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं, उनके लैंग्वेज के बारे में क्या व्यूज़ है। तो पियाजे ऐसा मानते थे कि जो थॉट होती है वो लैंग्वेज को प्रोसीड करती है, यानी कि पहले है ना विचार आता है, उसके बाद भाषा होती है। यानी कि पहले मैं अपने मन में कोई विचार आएगा, उसके बाद ही तो मैं उसको भाषा के रूप में एक्सप्रेस करूंगी ना। लेव वाइगोत्स्की मानते थे कि जो थॉट और लैंग्वेज होते हैं वो है ना बर्थ पे एक दूसरे से अलग होते हैं, उससे पहले विचार और भाषा जो है वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना जीन पियाजे कहते थे कि जो बच्चा है ना छोटा अपने आप से बात करता है, अपने आप को जो सही समझता है, उसको है ना वो ईगो सेंट्रिक स्पीच समझते थे। वो कहते थे किसी काम की नहीं है, बच्चा ना अपने घमंड में अपने आप से बात कर रहा है। सेंट्रिक स्पीच का मतलब उन्हें लगता था कि जो वो खुद से बात कर रहा है इसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की इसी स्पीच को क्या बुलाते थे, प्राइवेट स्पीच बुलाते थे। और वो कहते थे कि ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आपकी थॉट को डायरेक्शन देता है, सेल्फ रेगुलेशन में आपकी मदद करता है। उसके बाद है ना जीन पियाजे ऐसे कहते थे कि कलेक्टिव मोनोलॉग करते हैं बच्चे। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब होता है, कभी कभी है ना आप देखोगे क्लास में है ना बच्चे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपस में वो अपने आप में खेलते खेलते जो लगे हुए हैं, और आपको एक जो शोर आ रहा होता है बाहर, आपको जो एक शोर आ रहा होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग बुलाते हैं। ठीक है, खुद से बोल रहे होते हैं ना जो, वो उसको हम बुलाते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। और लेव वाइगोत्स्की ने 3 टाइप की स्पीच दी है, कौन कौन सी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। तो आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे क्या मानते थे और लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे। ये वाला चीज़ बहुत बार पूछा जाता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच ऑफ नो यूज़ ये किसने बोला था, तो ये जीन पियाजे ने कहा था। और लेव वाइगोत्स्की से प्राइवेट स्पीच कहते थे, और वो कहते थे ये बहुत काम की चीज़ है, ये बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन में उसकी मदद करती है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे पहले हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और हमारी जो सारी इंपॉर्टेंट थियरीज है, जेंडर और सोशलाइजेशन, ये सब कुछ टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम डेली सीडीपी की कोई ना कोई वीडियो अपलोड किया करेंगे। आप मुझे बताइएगा आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।